हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जावा बैकएंड डेवलपर का रोड मैप। ठीक है, तो ये रोड मैप किसके लिए होने वाला है? बेसिकली अगर कोई कॉलेज में है, मे बी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर या फिर फोर्थ ईयर, और वो डिसाइड कर रहा है कि वो मतलब अपना कैरियर जावा बैकएंड डेवलपमेंट में बनाने का सोच रहा है। ठीक है, या फिर जावा बैकएंड डेवलपमेंट में वो किस तरीके से जो है उसको मास्टरी कर सकता है, उसके बारे में अगर वो सोच रहा है तो ये रोड मैप उसके लिए होने वाला है। या फिर उन लोगों के लिए होने वाला है जो कंपनी में ऑलरेडी आ चुके हैं और जिनको सिर्फ 1 साल का एक्सपीरियंस है, लेकिन अभी उन्होंने जावा स्टार्ट ही नहीं करी है, मतलब उनको बैकएंड डेवलपमेंट के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो ये रोड मैप उनके लिए होने वाला है। सो लेट्स बिगिन विद द टुडेज वीडियो। तो भाई आज की वीडियो में हम लोग जावा बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप देखने वाले हैं और उसमें ये समझेंगे कि हम लोग जावा बैकएंड डेवलपमेंट पूरा कवर करने के लिए उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं जो हम लोगों को कवर करने चाहिए। ठीक है, अब देखो ये हमारा जावा बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप होने वाला है। ठीक है, इसमें अब कुछ चीज़ें प्री रिक्विजिट होती हैं, जैसे कि तुम सीधा यहाँ पर अगर तुम जावा बैकएंड डेवलपमेंट में एडवांस जावा से अगर स्टार्ट कर दोगे, काफ़ी लोग ऐसा करते हैं एडवांस जावा से सीधा स्टार्ट कर दिया या फिर सीधा जो है स्प्रिंग फ्रेमवर्क में आ गया, तो ऐसा नहीं होता। सबसे पहले देखो किसी भी लैंग्वेज का फंडामेंटल सीखना जरूरी होता है। तो सबसे पहले हम लोगों को क्या सीखना होता है? कोर जावा। ठीक है, तो कोर जावा क्या होता है? कोर जावा में तुम्हारा देखो लैंग्वेज फंडामेंटल्स, कंट्रोल फ्लो, ऊप्स, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, लैंग्वेज फंडामेंटल, कंट्रोल फ्लो में तुमको बेसिकली सिंटेक्स सीखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि किस तरीके से वो लैंग्वेज का फ्लो वर्क करता है और क्या होता है। ऊप्स अपने आप में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में क्यों ना हो। ओप्स तुम्हारा इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इफ़ इन केस तुम अगर मान लो फ्रेमवर्क लेवल पे भी जा रहे हो तो वहाँ पर भी तुमको ओप्स देखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि चीज़ें आपस में एक्सटेंड होती हैं, इनहेरिटेंस होता है, तो ये सब चीज़ें पहले से क्लियर होनी चाहिए, इसलिए ओप्स अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद है इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो देखो तुम चाहे अगर फ्रेमवर्क लेवल पढ़ने चाह रहे हो जावा बैकएंड डेवलपमेंट में, ठीक है, तो इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास तो बाबा तुमको पता होना चाहिए। ठीक है, मतलब इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास के बिना तो तुम्हारा प्रोग्राम ही स्टार्ट नहीं होता जावा में, तो तुम जावा बैकएंड डेवलपमेंट क्या ही सीखोगे। मतलब इंटरफेस और हो गया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। इंटरफेस तो देखो तुम्हारा बैकएंड डेवलपमेंट में अगर बात करें तो इंटरफेस बहुत बनता है। ठीक है, तुम स्प्रिंग फ्रेमवर्क अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो जानता होगा, रिपोजिटरी बनती है, इंटरफेस के अंदर सर्विस मेथड्स डिफाइन होते हैं, फिर उसकी इंप्लीमेंटेशन होती है। तो इंटरफेस अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अब उसके बाद स्ट्रिंग वर्सेज स्ट्रिंग बिल्डर वर्सेज स्ट्रिंग बफर, ये चीज़ें तुमको कवर करनी है। और उसके बाद एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब देखो तुम अगर फ्रेमवर्क लेवल पे भी जाओगे तो एक्सेप्शन हैंडलिंग तुमको देखने को बहुत मिलेगी। ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग के बिना जावा मतलब जावा अधूरी है। एक्सेप्शन हैंडलिंग इज़ द हार्ट ऑफ जावा। ठीक है, मतलब जावा जैसी एक्सेप्शन हैंडलिंग है भी नहीं किसी लैंग्वेज में। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इसके बाद जावा डॉट लैंग पैकेज को तुम ऑप्शनल कंसिडर कर सकते हो, लेकिन इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स होते हैं जो तुम मेरी प्लेलिस्ट में भी जाके देख सकते हो और समझ सकते हो कि वो क्या क्या चीज़ें होती है। और कलेक्शंस फ्रेमवर्क, अब देखो तुम अगर स्प्रिंग में, अब तुम स्प्रिंग के साथ अगर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तुम बैकएंड डेवलपमेंट कर रहे हो और तुमने स्प्रिंग पढ़ना स्टार्ट किया, तो यार तुम्हारा एरे लिस्ट और लिस्ट तो बहुत कॉमन चीज़ है जो यूज़ होने वाली है। लिस्ट फ्रेमवर्क तुम्हारा बहुत कॉमन है जो यूज़ होने वाला है। ठीक है, तो कलेक्शंस फ्रेमवर्क आना ही चाहिए तुमको। ठीक है, क्योंकि तुम कभी भी जब अगर किसी ने पढ़ा होगा तो वो जानता होगा, कंट्रोलर से तुम कोई भी ऑब्जेक्ट रिटर्न करते हो, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, तो वो तुम्हारी जेसन में रिटर्न होके आता है। ठीक है, यूआई में, मतलब इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो कलेक्शंस अपने आप में इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके बाद बेसिक मल्टी थ्रेडिंग। अब देखो मल्टी थ्रेडिंग का एज सच अभी तो हमने कोई यूज़ नहीं देखा, ठीक है, बैकएंड डेवलपमेंट में, लेकिन फिर भी बेसिक्स ऑफ मल्टी थ्रेडिंग तो पता होनी ही चाहिए कि थ्रेड्स कैसे क्रिएट होता है और चीज़ें कैसे क्या वर्क करती हैं। ठीक है, तो मल्टी थ्रेडिंग तो देखो हमने भी पढ़ा रखी है। मेरे चैनल पे जाओगे तो तुमको कोर जावा पूरी मिल जाएगी। ठीक है, यूट्यूब अपना ये द कोडर्स टीवी खोलोगे, यहाँ पर प्लेलिस्ट में जाओगे तो तुमको सारे वो चीज़ें मिल जाएंगी जो हमने अभी तक कोर जावा में बताई है। ओप्स मिल जाएगा तुमको, इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ये सब कोर जावा की पार्ट है, पूरा एक्सेप्शन हैंडलिंग कलेक्शन। ठीक है, तो ये था तुम्हारा कोर जावा। अब इसके बाद बात आती है एडवांस जावा। तो देखो एडवांस जावा यहाँ पर लोग क्या कई बार क्या करते हैं, कोर जावा पढ़ने के बाद वो ये सोचते हैं कि ये जो एडवांस जावा है इसमें ये जो 4 चीज़ें हैं, मतलब 3 चीज़ें बेसिकली, इन 3 चीज़ों को स्किप करके सीधा स्प्रिंग पे कूद जाते हैं। क्योंकि देखो ये 3 चीज़ें जो हैं, जेएसपी, सर्वलेट, जेडीबीसी, ये पुरानी टेक्नोलॉजीज़ हैं। मतलब 2001 2002 के आसपास, 2000 के आसपास ये टेक्नोलॉजीज़ यूज़ होती थी। ठीक है,
तो कुछ लोग सोचते हैं ये कि यार इसको पढ़ने से क्या ही फ़ायदा है, लेकिन इसको पढ़ना इंपॉर्टेंट है, तभी तुम ये समझ पाओगे कि बैकएंड में यहाँ पर तुम्हारा जो फ्रेमवर्क है, तुम्हारे ये फ्रेमवर्क में यहाँ पर चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, ठीक है। और कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे मान लो तुम किसी कंपनी में जा रहे हो, तुम्हारा प्लेसमेंट हुआ किसी कंपनी में, तो ज़रूरी नहीं है कि तुमको स्प्रिंग पे ही काम मिल जाए। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी का प्रोजेक्ट अगर लेगेसी कोड बेस है, लेगेसी कोड बेस का मतलब क्या होता है, पुराने ज़माने के कोड पे चल रहा है, तो वहाँ पर तुम्हें JDBC सर्वलेट JSP मिलेगा, ठीक है। अभी हम जिस कंपनी में हैं वहाँ पर क्या है कि जिस कंपनी में हम कभी काम कर रहे हैं, जो क्लाइंट है हमारा, उसका भी जो प्रोजेक्ट है वो लेगेसी कोड बेस पे है, मतलब JDBC और सर्वलेट्स वगैरह यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पर तो स्प्रिंग देखो काम आई नहीं तुम्हारी, तुम स्प्रिंग पढ़ के तैयारी करके जा रहे थे, तुमने मतलब स्प्रिंग पढ़ रखी है। तो कहने का मतलब ये है कि एडवांस जावा भी पढ़नी है ताकि पता हो JSP सर्वलेट JDBC वगैरह क्या होता है, ठीक है। क्योंकि कई बार कभी किसी कंपनी में जाओगे तो तुमको लेगेसी प्रोजेक्ट पे भी काम करने को मिल सकता है। लेगेसी प्रोजेक्ट मतलब पुराना कोड बेस, JSP सर्वलेट JDBC का कोड बेस, ठीक है। तो अब JDBC क्या होती है, JDBC नथिंग बट जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। तुमने जो अभी तक कोर जावा पढ़ रखी है उसको तुम किस तरीके से डेटाबेस में कनेक्ट करते हो, ठीक है। सर्वलेट्स क्या होते हैं, सर्वलेट्स मतलब जैसे प्रोसेसिंग, तुम्हारा जो प्रोसेसिंग पार्ट होता है, तुमने एक लॉगिन बटन पे क्लिक किया तो उसका वैलिडेशन कहीं ना कहीं होगा कि ये यूज़र नेम सही है कि नहीं है, और क्या कहते हैं ये पासवर्ड सही है कि नहीं है, ठीक है। तो वो वाला जो कैलकुलेशन का काम होता है, जो एक्चुअल में मतलब लॉजिक लगता है, वो तुम्हारा सर्वलेट्स में लिखा जाता है। अब JSP क्या होता है, जस्ट लाइक HTML, जैसे HTML को हम एज अ व्यूइंग लैंग्वेज के लिए यूज़ करते हैं, मतलब ब्राउज़र में देखने के लिए, जो भी तुम देखते हो ब्राउज़र में वो तुम्हारा HTML होता है। वैसा ही तुम्हारा जावा में क्या होता है, JSP होता है। अब अगर किसी ने ASP.NET पढ़ी होगी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की है, तो ASP क्या होता है, तुम्हारा होता है जिस तरीके से ASP होता है वैसे ही तुम्हारा JSP होता है। तो JSP क्या होता है, जावा सर्वर पेजेस, ठीक है। तो ये JSP सर्वलेट JDBC आपस में तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अब एक फ्रेमवर्क आता है, हाइबरनेट फ्रेमवर्क, ठीक है। तो ये फ्रेमवर्क इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा स्प्रिंग के साथ यूज़ होगा। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ये है कि तुमने यहाँ पर जो JDBC में सीखा, JDBC में तुम एक्चुअल में क्वेरी लिखा करोगे, जैसे कि सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल एंड इस तरीके से तुम क्वेरी लिखोगे JDBC पढ़ते टाइम, और तब तुम अपने डेटाबेस से डेटा फैच कर पाओगे। लेकिन हाइबरनेट में क्या होता है, यहाँ पर फ्रेमवर्क है ये। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई फ्रेमवर्क होता है तो वहाँ पर कुछ चीज़ें शॉर्ट में होती हैं, शॉर्टकट होता है, ठीक है। तो हाइबरनेट फ्रेमवर्क का यूज़ क्या होता है, JDBC में जो तुम मैनुअल क्वेरी लिख रहे थे अपने काम को करवाने के लिए, डेटाबेस से डेटा फैच करने के लिए या फिर मैनिपुलेशन के लिए, हाइबरनेट में वो सब क्वेरी ऑलरेडी लिखी हुई है। अब तुम्हें डेटा ऐड करना है तो तुम सीधा ऐड मेथड कॉल कर दो, अपडेट करना है तो अपडेट मेथड कॉल कर दो, डिलीट अगर तुम्हें करना है डेटा तो डिलीट कॉल कर दो। इस तरीके से हाइबरनेट फ्रेमवर्क का तुम यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये तो बात थी तुम्हारी एडवांस जावा की। अब तुम्हारा एडवांस जावा हो गया, अब इसके बाद आता है बिल्ड टूल्स, ठीक है। तो बिल्ड टूल्स क्या होता है, बिल्ड टूल्स मतलब तुम्हारा प्रोजेक्ट जो है बिल्ड किस पे होएगा। ये तो बिल्ड टूल्स तुम्हें तब पढ़ना होगा जब तुम स्प्रिंग फ्रेमवर्क की तरफ चलोगे। तो जो मोस्ट कॉमन चीज़ें होती हैं, जैसे कि वो होता है तुम्हारा मेवन इज़ अ बिल्ड टूल, मतलब जो तुम्हारे प्रोजेक्ट को बिल्ड करेगा। और तुम्हारी प्रोजेक्ट की जो डिपेंडेंसीज होती हैं, डिपेंडेंसीज का मतलब ऐसे समझो कि जैसे तुम कोर जावा के प्रोग्राम में इंपोर्ट स्टेटमेंट लिखते थे, तो वैसे ही मेवन क्या होता है, डिपेंडेंसी मैनेजमेंट टूल है, ठीक है। तो इसके थ्रू तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे प्रोजेक्ट में जो भी एक्सटर्नल थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज यूज़ होंगी, ठीक है, उसको मैनेज करने का काम मेवन करता है। और उसी के जैसा एक ग्रेडल होता है, एक आंट होता है, ठीक है। लेकिन जनरली ज़्यादातर लोग मेवन यूज़ करते हैं। तो ये तीन चीज़ें तुम्हारी बिल्ड टूल्स हो गई। अब इसके बाद आता है स्प्रिंग फ्रेमवर्क, एक्चुअल में जो तुम्हारा है, जिसके लिए तुम इस वीडियो में आए थे, ठीक है। तो ये चीज़ें स्प्रिंग फ्रेमवर्क करने से पहले इतना तुम्हें पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। देखो आई नो कि पाथ थोड़ा जावा बैकएंड डेवलपमेंट का लंबा है, अगर तुम मर्न स्टैक या किसी और में जाते तो उसमें इतना नहीं था, तुम नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट पढ़ के सीधा आ सकते थे। तो जैसे वहाँ पर तुम नॉर्मल जावा स्क्रिप्ट पढ़ रहे हो, बस वैसे ही तुमको यहाँ पे कोर जावा पढ़नी है। अब कोर जावा अपने आप में काफ़ी बड़ी है आई नो, लेकिन अब अगर तुमने चूज़ किया है जावा बैकएंड डेवलपमेंट तो करना तो पड़ेगा। और साथ ही साथ तुम्हारी फिर एडवांस जावा, ठीक है। तो कोर जावा हो गई, एडवांस जावा हो गए, बिल्ड टूल्स हो गए। अब इसके बाद तुम आओगे स्प्रिंग फ्रेमवर्क में। अब तुम यहाँ पर पढ़ोगे स्प्रिंग कोर। तो स्प्रिंग कोर क्या होता है, जैसे देखो स्प्रिंग तुम्हारा क्या है ना, स्प्रिंग तुम्हारा एक स्प्रिंग तुम्हारा एक क्या है, सुपर पैकेज है। उस सुपर पैकेज के अंदर एक सब पैकेजेस हैं। ये बेसिकली स्प्रिंग क्या है, एक सुपर पैकेज है, समझे। मतलब एक बड़ी लाइब्रेरी है, मतलब स्प्रिंग एक लाइब्रेरी है बड़ी,
और उसके अंदर की ये छोटी छोटी लाइब्रेरीज हैं, स्प्रिंग कोर, JDBC, ORM, डेटा JPA, ये सब। तो जब कोई तुमसे बोले कि तुमने क्या स्प्रिंग फ्रेमवर्क पढ़ लिया, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में तुमने क्या पढ़ा ये तुम्हें पता होना चाहिए। स्प्रिंग एक अपने आप में फ्रेमवर्क है और ये सारी उसकी लाइब्रेरीज हैं। तो स्प्रिंग कोर का काम क्या होता है? अब स्प्रिंग कोर का काम ये होता है, स्प्रिंग तुम्हारी जो बीन्स हो गई उसको तुम्हारी मैनुअली मैनेज करना या फिर XML के थ्रू मैनेज करना। ये सब तुम्हें अभी चीज़ें समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन स्प्रिंग कोर जो है वो थोड़ी सी पुरानी है। स्प्रिंग JDBC क्या होता है? स्प्रिंग JDBC का मतलब ये होता है कि तो जो तुमने JDBC यहाँ पर पढ़ी थी उसको तुम स्प्रिंग फ्रेमवर्क में कैसे यूज़ करते हो, ठीक है। अब स्प्रिंग ORM क्या होता है? तो देखो ORM फ्रेमवर्क्स होते हैं और उसको हम स्प्रिंग के साथ यूज़ करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ORM। ORM का मतलब क्या होता है? ऑब्जेक्ट रिलेशनल मैपिंग, ठीक है। ORM फ्रेमवर्क्स कौन से होते हैं? जैसे कि तुम्हारा हाइबरनेट हो गया, IBATIS हो गया, ये सब, और भी कई सारे होते हैं, लेकिन हाइबरनेट इज़ अ वेरी कॉमन ORM फ्रेमवर्क। तो ORM फ्रेमवर्क को अगर हम स्प्रिंग के साथ यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं स्प्रिंग ORM। मतलब अगर हाइबरनेट को हम स्प्रिंग के साथ यूज़ करेंगे तो उसको हम बोलेंगे स्प्रिंग ORM, बिकॉज हाइबरनेट इज़ अ ORM टूल, ठीक है। अब उसके बाद आता है स्प्रिंग डेटा JPA। जस्ट लाइक हाइबरनेट देयर इज़ वन मोर थिंग कॉल्ड स्प्रिंग डेटा JPA, ठीक है। JPA का मतलब क्या होता है? जावा परसिस्टेंस API। तो जिस तरीके से तुम हाइबरनेट का यूज़ करके डेटाबेस से डील करते हो, उसी तरीके से तुम स्प्रिंग डेटा JPA का यूज़ करके भी डेटा से डील करते हो। फ़र्क इसमें ये होता है, जो हाइबरनेट फ्रेमवर्क है तुम्हारा और जो स्प्रिंग डेटा JPA, तो स्प्रिंग डेटा JPA इज़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइबरनेट, ठीक है। मतलब इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है? जो तुम्हारा हाइबरनेट फ्रेमवर्क में है उसी की इम्प्लीमेंटेशन स्प्रिंग डेटा JPA में भी है। तो इसका स्प्रिंग डेटा JPA का मटेरियल तो तुमको मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हाइबरनेट का भी मिलेगा। ठीक है, तो स्प्रिंग डेटा JPA इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ हाइबरनेट फ्रेमवर्क। अब इसके बाद आता है स्प्रिंग MVC। तो MVC का मतलब क्या होता है? मॉडल व्यू कंट्रोलर, ठीक है। मतलब अब स्प्रिंग को तुम वेब में कैसे यूज़ कर सकते हो। अभी तक जो तुमने सारी स्प्रिंग की 4 चीज़ें पढ़ी थी ये तुम्हारे लोकल में थी, ठीक है। मतलब तुम्हारे मैनुअल, अगर तुम्हें कंसोल बेस्ड प्रोग्राम्स बनाने हो, कंसोल बेस्ड प्रोग्राम का मतलब टर्मिनल से थ्रू प्रोग्राम तुम्हें चलाने हो, तो ये सब उसके लिए था, ठीक है। हाँ हाँ। अच्छा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक। तो स्प्रिंग MVC का यूज़ करके अब हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? स्प्रिंग MVC का यूज़ करके इसका मतलब ये होता है कि तुम किस तरीके से वेब बेस्ड एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। अभी तक तुमने जो 4 चीज़ें पढ़ी थी वो तुम्हारी कंसोल बेस्ड एप्लीकेशंस बनती, ठीक है। अब तुम्हारी क्या है? स्प्रिंग MVC से तुम वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाओगे, मतलब जो भी तुम APIs वगैरह बनाओगे उसका तुम रिस्पॉन्स अपने ब्राउज़र पे देख सकते हो, ठीक है। तो ये था तुम्हारा स्प्रिंग MVC। अब आती है तुम्हारी मेन चीज़ स्प्रिंग बूट, जिसको सब लोग बस स्प्रिंग बूट जानते हैं, ठीक है। इसकी पुराने की चीज़ें सब लोग नहीं जानते, सब सोचते हैं स्प्रिंग बूट पढ़ लो सीधा काम हो जाएगा। तो स्प्रिंग बूट क्या होता है? स्प्रिंग बूट इज जस्ट लाइक अ other frameworks, just like these other frameworks. Spring Boot is a small framework inside Spring, ठीक है। Spring Boot is just like a small library which presents inside Spring framework। तो Spring Boot जो है वो तुम्हारा एक और सब लाइब्रेरी है किसके अंदर की? Spring फ्रेमवर्क की, ठीक है। तो स्प्रिंग बूट क्या करता है? स्प्रिंग बूट तुम्हारा सारे काम को आसान करता है जो तुम अभी तक स्प्रिंग कोर और इधर सब में करते आ रहे थे, ठीक है। यहाँ पर क्या था? तुम्हें कॉन्फ़िगरेशन, मैनुअल कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती थी। स्प्रिंग बूट क्या करता है? मतलब स्प्रिंग कोर का जब प्रोग्राम बनाओगे, JDBC ORM का प्रोग्राम बनाओगे तो इसमें कई सारी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं मैनुअल, जो तुम्हें खुद करनी पड़ेंगी, ठीक है। लेकिन स्प्रिंग बूट क्या करता है? ये तुम्हारा रेडी टू यूज़ टेम्पलेट एक प्रोवाइड कराता है जिसका यूज़ करके तुम रेडी टू टेम्पलेट यूज़ करके तुरंत अपना जो है एप्लीकेशन बना सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारा स्प्रिंग बूट का काम होता है, ठीक है। और जनरली यही चीज़ें इंडस्ट्री में यूज़ होती हैं, लेकिन ये सब चीज़ें लोगों को क्लियर होती है। अब इसके बाद आता है स्प्रिंग सिक्योरिटी। तो अब देखो तुम्हें जो है सिक्योरिटी से रिलेटेड काम करना है, ऑथेंटिकेशन से रिलेटेड काम करना है,
ऑथराइजेशन से रिलेटेड काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस है, देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। तो वो सब चीज़ें अगर करनी है तो तुमको स्प्रिंग सिक्योरिटी यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद आता है माइक्रो सर्विसेज। तो देखो माइक्रो सर्विस जो है वो तुम्हारा अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो तभी यहाँ पर हमने ऑप्शनल लिखा है। माइक्रो सर्विस का अगर रोड मैप यहाँ बना देंगे तो ये बहुत बड़ा रोड मैप हो जाएगा अपने आप में। तो माइक्रो सर्विस क्या होता है उसको इतना जानो कि तुमको तब पढ़ना है माइक्रो सर्विस जब तुमको स्प्रिंग पूरी कवर हो चुकी हो और तुम जावा ये सब पूरा कवर करते हुए आ रहे हो और तुम्हारी स्प्रिंग सिक्योरिटी तक पूरा बढ़िया हो चुका है, ठीक है। तुमने 1-2 प्रोजेक्ट्स वगैरह बना लिए, अब तुम माइक्रो सर्विस में कूदना। तो अभी इस वीडियो में माइक्रो सर्विस क्या होता है ये सब कुछ नहीं डिस्कस करेंगे, कुछ नहीं बताएंगे, बस तुम्हारी नॉलेज के लिए यहाँ पर 8वें नंबर पर लिख दिया है कि ये सब करने के बाद तुमको माइक्रो सर्विसेज पढ़नी है, ठीक है, जो कि ऑप्शनल है। अभी के लिए फिलहाल ऑप्शनल है क्योंकि तुमको ये सब चीज़ें पहले पढ़नी है। अब इसके बाद आता है लॉगिंग फ्रेमवर्क्स। तो लॉगिंग फ्रेमवर्क्स क्या होता है, जैसे कि तुम्हें मान लो तुमको डिबगिंग करते टाइम ये लॉगिंग फ्रेमवर्क्स काम आते हैं, log4j, SL4j, ये सारी चीज़ें। तो जनरली जो यूज़ होता है वो तुम्हारा log4j होता है, ठीक है। तो इसका यूज़ करके बेसिकली तुम डिबगिंग कर सकते हो। और अगर तुम डिप्लॉयमेंट के टाइम तुमको डिबगिंग करनी है, मतलब तुम्हारी एप्लीकेशन ऑलरेडी डिप्लॉयड है और तुम्हें डिबग करके देखना है लोकल में और फिर डिप्लॉय करना है, मतलब तुम्हें डिबगर्स लगाने हैं और लॉगर्स लगाने हैं लोकल में और फिर डिप्लॉय करके तुमको उसके चेंजेस देखने हैं या जो भी करना है, तो उसके लिए तुमको log4j यूज़ करना पड़ेगा। अब उसके बाद आता है टेस्टिंग फ्रेमवर्क। तो देखो जो डेवलपर होता है ना उसका काम खाली API बनाना नहीं होता है, उसका टेस्ट केसेस लिखना भी होता है। जैसे तुमने मान लो 5 API बना दी, तुमने 5 API बना दी, लेट सपोज एक API तुमने बना दी मान लो गेट यूज़र की API, ठीक है। तुमने एक API बना दी मान लो गेट यूज़र की API, ठीक है। और एक API तुमने मान लो बना दी गेट रेटिंग्स की API, एक बनाइए गेट यूज़र की API, एक बनाइए गेट रेटिंग्स की API। तो तुम्हारा काम खाली API बनाना नहीं है, तुम्हारा काम है उसका टेस्ट केसेस लिखना भी। तो टेस्ट केसेस हम कैसे लिखते हैं, JUnit और Mockito का यूज़ करके, ठीक है। JUnit और Mockito का यूज़ करके हम लिखते हैं टेस्ट केसेस, ठीक है। तो ये था तुम्हारा पूरा जावा बैकएंड डेवलपमेंट का रोड मैप, ठीक है। अब आई होप ये वीडियो इसमें समझ में आया हो इस वीडियो में कि तुम लोगों को क्या क्या चीज़ें कवर करनी है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट हो जो भी तुम्हें समझ में ना आ रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना कि मतलब क्या चीज़ है वो समझ में नहीं आई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग। शुभम निगम साइनिंग ऑफ।